नमस्कार। मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में इन दिनों हम लगातार जो कृषि सुधारों से जुड़े नए कानून आए हैं उन पर बात कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो अलग अलग विशेषज्ञ हैं और इनके अलग अलग पहलुओं को साफ करने के लिए जो कृषि क्षेत्र के अलग अलग जानकार हैं उनसे बातचीत करें और आपके लिए उन पहलुओं पर नए सिरे से बातचीत करें जिन पर लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सफाई नहीं है या कहीं ना कहीं जिन पर आशंका का माहौल है। इसी क्रम में आज कार्यक्रम में दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जो इस कार्यक्रम के दौरान आपसे और हमसे बातचीत करेंगे और कृषि सुधार के जो नए नए जो नए कानून हैं उनके जो अलग अलग पहलू हैं उन पे अपनी राय लोगों को देंगे। इनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान हैं इंडियन चैम्बर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ICFA के चेयरमैन MJ खान साहब और हमारे दूसरे मेहमान जो जुड़े हैं हमारे साथ तो वो हैं चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर RB सोलंकी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। MJ खान साहब, आपसे हम बातचीत की शुरुआत करते हैं और आपसे मैं समझना चाहूंगा क्योंकि आप लगातार कृषि संबंधी जो गतिविधियां हैं उनके बीच में ही रहते हैं और एक साथ किसानों से और जो नीति निर्माता हैं उनसे सबसे आपका इंटरेक्शन होता रहता है। तो जो इतना समय बीत गया है अभी ये कानून आने के बाद कई चर्चाएं हो चुकी हैं, कई इस पे विशेषज्ञों ने अपनी राय दे दी है, कई अखबारों ने आर्टिकल्स लिख दिए हैं। कुल मिला के अभी जो आपका अनुभव बन रहा है सबसे मिलने बात करने के बाद किस तरह का माहौल है? क्या सारी समझ एक तरह से कहा जाए तो नीचे चली गई है, किसानों को भी समझ में आने लगा है और आप किस तरह से देख रहे हैं इन कानूनों? लंबे वक्त से हम लोग इस चीज का डिमांड कर रहे थे कि जब प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी आ गई है, आप अगर देखें पिछले 10-15 सालों में तो एक एक करके आप तिलहनों को छोड़ के करीब करीब हर एक क्रॉप में हर एक फार्म प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी या सरप्लस है। ऐसे टाइम पर जो फोकस शिफ्ट होना था पूरे सरकार का, पूरे सिस्टम का, वो होना था पोस्ट प्रोडक्शन के साइड में, क्योंकि प्रोडक्शन में जितना एनर्जी जितना इन्वेस्टमेंट लगा के अगर किसान ₹1 अर्न कर सकता है तो पोस्ट प्रोडक्शन मार्केट रिफॉर्म्स में कंज्यूमर से बेहतर कनेक्ट करके वो ₹4 कमा सकता है। तो जहां पे गैप्स एंड डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा हैं वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का है। शायद एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है और हिंदुस्तान ऐसा मुल्क दुनिया में होगा जहां अगर ₹4 मिलता है किसान को टमाटर का तो कंज्यूमर पे करता है ₹20। तो 500% का डिफरेंस किसी भी सेक्टर में किसी भी इंडस्ट्री में दुनिया के किसी कंट्री में नहीं है। अब इसकी दिक्कत की वजह क्या है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन तक तो किसान के कंट्रोल में रहता, प्रोडक्शन से बाहर उसमें एक बिचौलियों की चेन शुरू हो जाती है और फिर जो हमारे आर्काइक लॉज थे कि पुराने वक्त के बने हुए लॉज थे उस वक्त के हिसाब से शायद अच्छे बने हों, वक्त के हिसाब से जरूरतें चेंज होती चली गई। पहले डेफिसिट का स्टेटस था तो डेफिसिट के माहौल में आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सरप्लस होता है तो आप फ्री करने की कोशिश करते हैं। तो ये तीनों लेजिस्लेशन बेसिकली एग्रीकल्चर सिस्टम को फ्री करने की कोशिश है। जब फ्री करेंगे आप तो उसमें चॉइसेस क्रिएट होंगी, ऑप्शंस क्रिएट होंगे, उसमें सभी बेनिफिशियरी होंगे और इस सिस्टम में एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो प्राइमरी स्टेक होल्डर है वो किसान है, वो होगा। अब ये बात रहती है कि विरोध क्यों है, तो कम्युनिकेशन का कहीं डेफिसिट था ये तीनों ऑर्डिनेंस लाने से पहले। आपको यहाँ रोकता हूँ, ये इस वाले पहलू पे हम आएंगे। पहले हम प्रोफेसर RB सोलंकी से एक ओवरव्यू लेते हैं, वो क्या सोचते हैं। सोलंकी साहब, आपने कैसे देखा? खास तौर से ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि जो देश के एक छोटे से हिस्से में जहां सबसे ज्यादा विरोध आया है, जो खान साहब अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे, जिस पर आगे हम और समझेंगे, वो उसी इलाके से आया है जहां आप हैं। तो आपने किस तरह से इसको देखा है और आपकी क्या समझ बनी है? कैसे लगता है आपको कि आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र को ये कानून प्रभावित करने वाले हैं? भुवन जी, जिस क्षेत्र में मैं हूँ उस क्षेत्र में वाकई ही हिंदुस्तान की फूड बाउल जिसको बोला जाता है, इसमें निसंदेह कोई शक नहीं। लेकिन जब आप किसान को क्लच से बाहर करते हैं तो एक तो जब परिवर्तन कोई होता है तो परिवर्तन में प्रत्येक व्यक्ति को, ह्यूमन नेचर है कि उसे थोड़ा डर लगता है। वो अच्छे के लिए भी होता है तो भी डर लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा। तो किसान की स्थिति केवल इतनी ही है कि उसको शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा है पता नहीं किस तरह से चीजें बदलेंगी, लेकिन निसंदेह
किसान को पहली बार 70 साल में मुक्त करने की कोशिश की है। उसका ट्रेड और कॉमर्स पहली बार उसके हाथ में देने की कोशिश है ये, और प्रोडक्शन और उसके बाद उसको कंज्यूमर तक जाने में जो गैप है, जहां फार्मर बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, उसमें फार्मर की एंट्री हो रही है। जो भय बना है वो एक परिवर्तन का भय है, ये सोलंकी साहब का कहना है। हम ब्रेक से लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के से लौटेंगे और उसके बाद और भी दूसरे पहलुओं पर बातचीत करेंगे और उस बात को भी थोड़ा और गहराई से समझेंगे जो एमजे खान बता रहे थे कि आखिर इस विरोध के पीछे किस तरह की बातें हैं और क्या केवल परिवर्तन का डर है जैसा सोलंकी साहब ने बताया है, या कुछ और भी इसमें तथ्य हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज जो एग्री रिफॉर्म्स से जुड़े कानून आए हैं उनके बारे में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमजे खान और प्रोफेसर आरबी सोलंकी दोनों इस कार्यक्रम में बने हुए हैं जिनसे हमारी चर्चा ये चल रही है। एमजे खान साहब, जो ब्रेक पे जाने से पहले हमारी जो बात हुई थी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उस बात को पहले पूरा करें, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। आपने विरोध की चर्चा की और वास्तव में ये बहुत एक तरह से कहीं पर आश्चर्य भी होता है कि जब तमाम विशेषज्ञ हैं वो जब ये मान ही रहे हैं कि दीर्घकालिक तौर पे इसका फायदा होने वाला है किसानों को, तो फिर कैसे ये विरोध कहां से आ रहा है और कैसे आ रहा है? देखिए, 3 चीजें इसमें आपको समझने की जरूरत है। एक, ऑर्डिनेंसेस से पहले कोई कम्युनिकेशन किसान के साथ कोई वार्तालाप नहीं हुआ, तो जो कंसल्टेशन का दौर होना चाहिए था, अगर वो हो जाता तो किसानों को समझाने में और समझ पैदा करने में आसानी होती। ऑर्डिनेंसेस के बाद भी वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ, वो डायलॉग किसानों से, किसान लीडर्स के साथ में नहीं हुआ। तो एक तो पहली आशंका ये गई कि इतनी जल्दबाजी में ऑर्डिनेंसेस क्यों लाए गए कोविड के दौरान, कहीं इंडस्ट्री का प्रेशर तो नहीं है। और कोविड के दौरान जो कंसल्टेशन का दौर किया गया वो फिक्की, सीआईए वगैरह से किया गया, तो इंडस्ट्री बॉडीज है। किसानों में दूसरा एक आशंका बैठी कि अगर हमारे फायदे के लिए थे तो हमसे बात करके समझाना था, और उद्योग जगत से बात करके समझाया जा रहा है, इसका मतलब ये उनके फायदे का है। तो एक आशंका ने जो जन्म लिया वो कम्युनिकेशन ना होने की वजह से, एक डायलॉग कंसल्टेशन प्रोसेस ना होने की वजह से हुआ। तो एक तो ये क्लियर है कि बिल से लेके लेजिस्लेशन बनने तक, कानून बनने तक का जो सफर 3-4 महीने का था, इस दौरान किसानों से बिल्कुल बात नहीं हुई। और बात कब शुरू हुई? जब विरोध बहुत जोरों से सड़क पे आ गया पार्लियामेंट में बिल पेश होने के बाद, तब माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में 4 राउंड की बातचीत हुई और 1 राउंड की बातचीत सीधे कृषि भवन में हुई। राजनाथ जी के वहां जो 4 राउंड की वार्ता हुई बहुत ही सफल हुई, बड़ा उसका अच्छा मैसेज गया अखबारों में। लेकिन एक कृषि भवन में जो हुई वो बिना तैयारी के जैसे भी हुई वो फेल हो गई, किसानों ने बाहर नारेबाजी किया। तो एक तो ये था, जब भी कोई बदलाव लाया जाता है तो जो कंफर्ट जोन में लोग होते हैं वो उसका विरोध करते हैं। तो पंजाब और हरियाणा में चूंकि मंडी सिस्टम बड़ा स्टेब्लिश्ड है और किसान वो एक जो मोनोक्रॉपिंग के सिस्टम में गेहूं और धान का जो क्रम चला पड़ा है, क्रॉप रोटेशन, उससे मंडी में एश्योर्ड प्राइस एमएसपी मिल जाता है। वो सोचता है इससे बढ़िया सिस्टम नहीं हो सकता है। तो दूसरा इस चीज को लेकर है कि अगर ये मंडी सिस्टम कहीं धीरे धीरे सरकार डिसमेंटल न कर दे तो ये जो कंफर्ट लेवल है उससे बाहर निकलना है। और तीसरा जो हमको समझ में आया है वो समझ में आया है स्टेक होल्डर्स जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उसमें कुछ ऐसे हैं जो आढ़तियों के इंस्पायर्ड हैं कि आढ़तियों का एक अपना इंटरेस्ट ग्रुप है, कुछ ऐसे हैं जिनके गोडाउन्स बने हुए हैं या लॉजिस्टिक्स में उनका कंट्रोल है, तो उनको लगता है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ड्रिवन प्रोटेस्ट है, मिसकम्युनिकेशन या एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन ड्रिवन है, और एक चेंज को लेके एक जो बात होती है उसको लेकर है। तो ये समझ में किसानों को समझा दिया गया है जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं या मिसकम्युनिकेशन वजह से कि प्राइवेट सेक्टर आएगा तो आप घाटे में चले जाएंगे। तो किसान लीडर से हमने एक बैठक में पूछा सीधे कि जब ज्यादा बायर आएंगे तो चॉइसेस क्रिएट होंगी, जब चॉइसेस क्रिएट होंगी तो जाहिर सी बात है किसान को ज्यादा बेचने का मौका मिलेगा, तो प्राइसेस अप होंगे। तो आशंका की वजह क्या है? तो उसका कोई ठीक से जवाब नहीं निकल पाता है। जी प्रोफेसर सोलंकी, आपने भी जो बात हमारी चल रही थी उसमें एक जो शुरू में ही उदाहरण दिया एमजे खान साहब ने कि जैसे टमाटर के भाव से, और आपने कहा कि हाँ ये इन कानूनों से ये होगा कि जो अभी 5 गुना किसान से रिटेल तक भाव बढ़ता है तो उसका एक बड़ा हिस्सा किसान को भी मिलने लगेगा इन कानूनों की मदद से। तो क्या सीधे तौर पे माना जाए कि जो केंद्र सरकार ने लक्ष्य लिया हुआ है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना है,
उसमें इन कानूनों की भूमिका एक बड़े तौर पे रह सकती है। 2020 का समय है, देखा जाए तो 2.5 साल का समय करीब बचा हुआ है लक्ष्य के जो अवधि है उसमें कितनी बड़ी भूमिका रह सकती है और कैसे होगी ये? भुवन जी, मैं आपको बताऊं कि इसमें केवल यही नहीं है कि किसान को प्राइसेज ज्यादा मिलने वाली है। किसान किसान भी रहेगा और वो व्यापारी भी बनने वाला है। और जब वो व्यापारी बन जाएगा तो जो इंटरेस्ट ग्रुप है, जो उसको व्यापार नहीं करने देना चाहते, जो केवल ये चाहते हैं कि आप किसान बने रहिए, उन सब की वजह से ये हो रहा है। अदरवाइज तो ये पक्का है कि उसकी आमदनी दोगुनी होगी। केवल इतना ही नहीं है जी, तो ऐसा समय आने वाला है इस देश में, 5 साल लगे 7 साल लगे, जब ये प्रूव होगा कि किसानी जो है और कृषि जो है वो बहुत ही लाभ का सौदा है। ऐसा होने वाला है। तो ये होने वाला है, इसलिए कुछ लोगों के इंटरेस्ट में अभी उनको सेकंड फील करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमें नुकसान ना हो जाए। किसान अगर व्यापारी की भूमिका में किसी तरह से आ जाएगा, जो प्रोड्यूसर है उसको तो उस भूमिका में आना ही चाहिए। तो लंबा समय लग गया उसको इस भूमिका में आने के लिए। और निसंदेह 2-2.5 साल में, जैसे आप बात करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई आय किसानों की दोगुनी होनी चाहिए, मुझे तो ऐसा भी लगता है कि अगर ये ठीक से इम्प्लीमेंट हो गई सारी चीजें, और जैसा थोड़ा बहुत डर है कि ब्यूरोक्रेटिक या रेड टेपिज्म में नहीं फंसी ये चीजें, तो किसान की आय दोगुनी नहीं, उससे भी अधिक हो सकती है। जी, एमजे खान, आपने अभी एक निजी क्षेत्र की भी बात कही और शुरू में भी आपने कहा कि क्योंकि उद्योग खास तौर से बड़े उत्साहित हैं इन कानूनों को लेके, इसलिए कहीं ना कहीं किसानों के मन में आशंका जाती है। इस विषय को थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दें, जो आशंका वाली बात है, बट उद्योगों के इसमें उत्साहित होने का किस तरह से आप आगे चल के असर देख रहे हैं? क्योंकि ये माना जा रहा है, खासतौर से जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में सुधार हुए हैं, उससे ये कहा जा रहा है कि जो एक बहुत बड़ा एक गैप था जो भारत में वेयर हाउसिंग की जो जरूरत है और जो वास्तविकता है उसके बीच, वो अब शायद भर सकेगा, इसलिए कि निजी निवेश बड़े पैमाने पर आएगा। इसको कैसे आप देखते हैं, कैसे आप समझाएंगे? देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है हिंदुस्तान में कि 30 लाख करोड़ के आसपास का एनुअल प्रोड्यूस वैल्यू है। तो जहां 30 लाख करोड़ का मार्केट साइज है, जो रॉ मटेरियल का वैल्यू है, तो जो फिनिश प्रोडक्ट होगा वो 60 लाख करोड़, 80 लाख करोड़, 90 लाख करोड़। जैसे अमेरिका में उनका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वैल्यू है वो कोई $370 बिलियन का है, लेकिन जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो प्रोसेस फूड है, वो जाके 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन डॉलर बैठता है जाके। इसका मतलब गुंजाइश ये है कि अगर इंडिया में 417 बिलियन डॉलर का एक एग्रीकल्चर का आउटपुट का वैल्यू है, तो जब इंडस्ट्री इसमें एंटर करेगी तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी है इसको $1 ट्रिलियन ले जाने का, $1.5 ट्रिलियन ले जाने का। इसका मतलब 30 लाख करोड़ 80-90 लाख करोड़ पे जाएगा। तो इसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो इंडस्ट्री ये देख रही है कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें डिस्टॉर्शंस बहुत हैं, गैप्स बहुत हैं, और बहुत ज्यादा इसमें संभावनाएं हैं वैल्यू ऐड करने की। अब जरूरत क्या है कि किसान के पार्टनरशिप होगी इंडस्ट्री की। जब इन्वेस्टमेंट वैल्यू चेन में, जब सप्लाई चेन में आएगा, तब जो गैप है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में वो कम होगी। कंज्यूमर को कम पे खरीदना पड़ेगा और किसान को खरीद का ज्यादा बड़ा हिस्सा मिलेगा। तो अभी जो पाई का बड़ा शेयर है वो इंटरमीडिएरीज के बीच बढ़ता है या वेस्टेजेज में चला जाता है। तो जितना ज्यादा एग्री बिजनेसेस प्रमोट होंगी, जितना एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, उतना ही बेहतर सप्लाई चेन होगा, उतना ही वैल्यू एडिशन होगा, उतना ही वैल्यू चेन डेवलपमेंट होगा और ट्रेड बढ़ेगा। जब भी किसी सेक्टर में ट्रेड बढ़ता है तो उसके सारे स्टेक होल्डर्स को उसमें फायदा होता है। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि पिछले 15-18 सालों में हम लोगों ने इस पर बहुत चर्चा कर लिया है कि मार्केट रिफॉर्म की जरूरत है और वो होने चाहिए। अब किसानों की जो 2-3 डिमांड्स है मोटी मोटी, उस पर चर्चा की बात है, क्या उसमें कुछ किया जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पे इस बिल से एक एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बड़ा गुणात्मक पॉजिटिव चेंज होगा इसमें। जी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से लौटने के बाद कुछ और मुद्दों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी डॉट। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं कृषि सुधारों से जुड़े 3 कानूनों की, और इन पे बातचीत करने के लिए जो 2 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो में, ICFA के चेयरमैन एमजे खान और वाइस चांसलर प्रोफेसर RV सोलंकी हमारे साथ है। कार्यक्रम के दौरान हम चर्चा कर रहे हैं कृषि
सुधारों से जुड़े कानूनों के अलग अलग पहलुओं पर। तो एमजे खान साहब, जो एक कानून है ईसीए यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसकी पहले भी हमने बात की थी, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे और मैं समझना चाहूंगा, थोड़ा विस्तार से अगर आप बता पाएं, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये तो केवल इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ कानून है और किसानों पर इसका किसी तरह से कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ईसीए में जो सुधार किया गया है, जो स्टॉक लिमिट सरकार ने एक तरह से एक क्वांटिफाई कर दिया है कि एक निश्चित दाम बढ़ने पर ही हॉर्टिकल्चर में और अनाज में तभी इसको लागू किया जाएगा, तो इसका किस तरह से असर किसानों पर आएगा, किस तरह से इंडस्ट्री पर आएगा और किस तरह से पूरे कृषि क्षेत्र पर इसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, जब पॉलिसी बनती है, जब कानून आता है, उसके बाद कानून के रूल्स बनते हैं, उसके बाद प्रोग्राम्स के मार्फत इसकी डिलीवरी होती है। तो अब इसमें 2, 3, 4, 6 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन कम से कम जब ये ओपन अप हो रहा है सेक्टर, अब ईसीए एक्ट में बदलाव का 2 सबसे बड़े फायदे हैं। एक ये है कि अब इंडस्ट्री इसमें बड़े पैमाने पे ये अपॉर्चुनिटी देखेगी कि हमको बिना किसी प्यूनिटिव एक्शन के, नहीं तो ईसीए के अंदर छोटी छोटी बात पे एक बड़े पनिशमेंट्स थे। तो जाहिर सी बात है, जहां पे ऐसी चीजें होंगी वहां पे इंडस्ट्री क्यों इन्वेस्टमेंट लगा के अपना रिस्क लेगी। तो एक तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, किसमें बढ़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉजिस्टिक्स में, गोडाउन वेयर हाउसिंग में, इस सब में बढ़ेगा। दूसरा जो उसका सबसे बड़ा फायदा है वो ट्रेड बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा इंडिया से। वो क्या रहा था, अभी जरा से प्राइसेस उछलते तो ईसीए के तहत 2 कार्रवाई होती थी, एक एक्सपोर्ट रोक दिया जाता था और एक डोमेस्टिक पे होर्डिंग पे पनिशमेंट होता था। तो जब सरप्लस के सिचुएशन है तो हमको एनकरेज करना चाहिए, जितना जो होर्डिंग करना चाहे कर ले, क्योंकि जितना ज्यादा खरीदेगा उतना शॉर्टेज क्रिएट होगा, उतना प्राइसेस ऊपर बढ़ेंगे, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? प्रोड्यूसर को। तो इतना सिंपल सा इसका कैलकुलेशन है। दूसरा एक्सपोर्ट का होता था, जरा सा प्राइसेस उछलते थे, ईसीए कानून को लागू करके एक्सपोर्ट रोक दिया जाता था। तो एक बार अगर कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन आप मीट आउट करने में फेल होते हैं तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस दिख जाता है, तो वो उस एक्सपोर्टर के बारे में नहीं बल्कि पूरे कंट्री के बारे में उसका कॉन्फिडेंस दिख जाता है। तो वो सोचता है हम इंडिया के बजाय चाइना से डील कर लें, हम इंडिया के बजाय ऑस्ट्रेलिया से खरीद लें। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनको ईसीए कानून में जरूरत है। और तीसरा ये था कि दोनों दूसरे कानूनों का बेस्ट अगर इम्प्लीमेंटेशन में फायदा लेना है तो ईसीए को एज ए पार्ट ऑफ दैट देखना है पूरे पैकेज में, तो इसमें बदलाव जरूरी थे। जी प्रोफेसर सोलंकी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉ जो आया है उसको आप किस तरह से आपको लगता है कि भारत के किसान ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ उठा सकते हैं? और क्या तो एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात बार बार की जाती है, जो बहुत सरकार के प्रयासों के बावजूद भी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है पिछले 5-6 सालों का, जैसे कि हम उम्मीद करते रहे हैं या हमें उम्मीद करनी चाहिए। तो उसके मतलब ये कैसे होगा? पहले मुर्गी आएगी, पहले अंडा आएगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या पहले फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसका और ज्यादा डेवलपमेंट हम करें, कैसे चलेगा ये? भुवन जी, मैं आपको बताऊं कि अभी भी जो किसान है और उत्तरी भारत का किसान, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा का किसान है, वो अपने गांव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है। वो उसकी खेती को कुछ और लोग भी बोते हैं। वो मान लीजिए जॉब में है या बिजनेस में है, तो उसके पास जो एग्रीकल्चर लैंड की होल्डिंग है वो किसी और को देता है और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके साथ। वो इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, उस तरह का नहीं है जो कॉर्पोरेट्स के साथ होने जा रहा है, लेकिन उसको इस बात की तो समझ है। पर पॉइंट ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉर्पोरेट सेक्टर करेगा, कंपनीज करेंगी जो फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होंगी, तो जरूरी तौर पर वो हायर रेट पर करेंगी। किसान का शेयर उसमें बढ़ने वाला है। अब एक किसान की जमीन को दूसरा किसान बोता है और वो दूसरा बोने वाला उसे मंडी में बेचने जाता है, केवल इतना है। अब किसान की जमीन को कंपनी बोने के लिए उस किसान को कहेगी कि आप इसमें खेती करिए और हम इस रेट में इस चीज को खरीद लेंगे। तो डेफिनेटली जब कंपनी को लगेगा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की वजह से अपने बिजनेस में वो लाभ ज्यादा कमा रहे हैं, तो वो ज्यादा उनके साथ भी बार्गेन जो है किसान कर पाएगा कि इनको इतना फायदा हो रहा है तो मुझे उसका लाभ मिलना चाहिए। तो जो इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छोटी मोटी जो गांव में हो रही है, उसकी बजाय ये फॉर्मल तरीका किसान को लाभ देने वाला है और इंडस्ट्री की ये जरूरत बनने वाली है कि इस तरह का लाभ उसे मिले। अब एक बात ये है कि कौन सा पहले होगा इसमें से, मुझे लगता है ये दोनों चीजें साथ साथ होने वाली है। इंडस्ट्री अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाली है फूड प्रोसेसिंग में और वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी किसानों से।
उधर से किसान के भी ये समझ में आने वाला है कि यार मुझे अब ये जमीन किसी दूसरे किसान को नहीं देनी, कंपनी को दे रहा हूँ और ये मोटा मुनाफा कमाती है ये कंपनी, तो मुझे हायर रेट पर देनी है इस बार ये खेती का इसको बना के दूंगा, प्रोड्यूस दूंगा, जो उत्पादन करके दूंगा उसकी कीमत मुझे ज्यादा वसूलनी है इससे, तो साथ साथ होगा किसान को लाभ होगा। जी प्रोफेसर सोलंकी, हालांकि आप जो कहना चाह रहे हैं मैं थोड़ा सा इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको रीवर्डिंग इसकी कर देता हूं। जो प्रोफेसर सोलंकी कहना चाह रहे हैं उसमें निश्चित तौर पे जमीन कॉर्पोरेट्स को नहीं दी जा सकती है, जो कानून है कॉर्पोरेट खेती को हाँ बिल्कुल भी मान्यता सरकार ने नहीं दी है, लेकिन हाँ जो किसानों का समूह या किसान जो कॉर्पोरेट्स के साथ समझौता करके और तब जो उत्पादन करेंगे उसकी बात ये हो रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपने जो ये विचार थे और अपनी जो जानकारियां थी वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे एमजे खान साहब और आरबी सोलंकी साहब जो दोनों हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपसे अपनी सारी बातें साझा की। फिलहाल अब मंडी.com से मुझे इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, ये डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रमों और समाचारों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।